यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे सब लोग? मस्त हो? सुस्त हो? नहीं ना? सो guys, all of you know that you are giving test series, and at times test series might be very easy, very hard, medium category, सब वैरायटी का टेस्ट सीरीज मिल रहा है आपको, बिकॉज इंस्टीट्यूट का पेपर क्या वैरायटी करेगा ये हम नहीं बोल सकते। यस, ये ज़रूर है कि आपका 50% पेपर जो तुमने जस्ट लास्ट टाइम दिया था उसका डिस्कशन हम लोग आज करेंगे, और अगला जो आप 100% दोगे, ये नहीं, इसका नेक्स्ट वो टफ रहेगा। अभी का मीडियम, अगला टफ, वापस से मीडियम। टफ नहीं चाहिए, एकदम लास्ट वाला टफ बोल तो आधे लोग डिसाइड करेंगे कि ये एग्जाम ही नहीं देना है। तो ऐसे भी कोई फीलिंग में नहीं जाएंगे, बस इसलिए ये इसका अगला टफ डालने का रीजन ये है कि आपके नज़रों के थ्रू वो जो टफ वाले कैटेगरी के क्वेश्चन है वो भी जाने चाहिए। इस एंगल से इकोनॉमिक्स का 100% सेकेंड वाला जो पेपर रहेगा वो टफ रहेगा, 100% लास्ट वाला वापस से मीडियम कैटेगरी पे आ जाएगा, जो 100% फर्स्ट वाला आप दोगे वो भी मीडियम कैटेगरी का रहेगा। ठीक है, सो यू कैन चेक आउट कि ये हार्ड वाला जो मैं बोल रहा हूँ इसमें भी आपको कितनी दिक्कत होती है। सी, पास होना इज नॉट अ क्राइटेरिया इन इकोनॉमिक्स, यू ऑल ऑफ यू नो कि यू विल पास, एंड 60 अबव, 80 अबव आ सकते हैं क्या, वो हमें ट्राई करना है। और वो इस टाइप के पेपर में भी हम ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ टफ है वो। अगर वो टफ है तो हम और टफेस्ट बनेंगे ना, बराबर है ना? उससे डर कर तो नहीं चलेंगे ना हम लोग। सो डोंट वरी, कोई भी टाइप का क्वेश्चन पेपर हो, बट आपके लिए वो क्वेश्चन पेपर कभी भी इजी ही रहना चाहिए, उसके लिए आपके प्रिपरेशन टफ होने चाहिए। ठीक है, सो ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द सिलेबस एज मच एज पॉसिबल, स्टडी एज मच एज पॉसिबल। टेस्ट सीरीज लगाने के दो फायदे मेन होते हैं मुझे लगता है। नंबर वन, आपकी पढ़ाई अच्छी होती है, नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड में होती है, क्योंकि पेपर कर लिए तो और ज़्यादा पढ़ोगे आप ऑफकोर्स। एंड दूसरा फायदा ये होता है कि आपके नज़रों के थ्रू इतने सारे क्वेश्चंस जा चुके होते हैं, और आपका राइटिंग प्रैक्टिस बोलो या एमसीक्यू अटेम्प्ट का प्रैक्टिस बोलो, इतना ज़्यादा हो जाता है कि एग्जाम का पेपर आपको नेक्स्ट टेस्ट जैसे जाना चाहिए, एग्जाम का पेपर आपका नेक्स्ट टेस्ट जैसे जाना चाहिए। समझे क्या आप? चलिए, सो वी हैव इन ऑल 50 क्वेश्चंस टारगेट टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस द 50% टेस्ट बी वाला पेपर, सेकंड टेस्ट जो हुआ था आपका। आपके स्क्रीन पर आपको टेस्ट पेपर दिख रहा है? यस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके टेस्ट में से ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाँ, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ फर्म इन प्योर कंपटीशन इज डैश। क्यों इनफाइनाइट रहेगा इसका आंसर? क्योंकि प्योर कंपटीशन इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व कैसा होता है? इनफाइनाइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिमांड कर्व आता है, तो ऑब्वियसली प्योर का भी वही आएगा। यस। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज आल्सो नोन एज डैश कर्व। डिमांड कर्व ए आर इज इक्वल टू डी लिखते थे ना अपन लोग हर बार, ए आर इज इक्वल टू डी लिखते हैं हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू इज नथिंग बट क्वांटिटी इनटू प्राइस, सॉरी, टोटल रेवेन्यू इज क्वांटिटी इनटू प्राइस, बराबर है क्या? सो एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो अगर मैं 2 मिनट के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये आपको याद होगा डायग्राम, ए आर इज इक्वल टू डी। याद आया क्या आपको? कौन से मार्केट का डायग्राम है ये? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, दोनों में यही होता था ना। यस। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ल्ड इकोनॉमी सफर्ड द लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट वाइड स्प्रेड डिप्रेशन ड्यूरिंग 1930। इसलिए तो बोलते हैं ना ग्रेट डिप्रेशन 1930, ये 36 तक चला था, और फिर 36 में केन्शियन थ्योरीज फेमस हुए थे। उसके पहले क्या सीन था याद है आपको? उसके पहले लोग मानते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट ही नॉर्मल सिनेरियो है, बट केन्शियन, जॉन मेनार्ड केन्स, ये पहले इकोनॉमिस्ट थे वर्ल्ड में जिन्होंने बोला कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, देयर कैन बी सिचुएशंस ऑफ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। अब आप बोलो फुल एम्प्लॉयमेंट कब रहेगा? जब डिमांड फुल रहेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी फुल रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन भी ज्यादा करना है। बट अगर इकोनॉमी में रिसेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा,
तो इकोनॉमी में डिमांड फुल रहेगा क्या? नहीं, लेस देन फुल। तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी लेस देन फुल कैपेसिटी चलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी लेस देन फुल कैपेसिटी चलेगा। ये पहली बार वर्ल्ड लेवल पर अपन ने फेस किया था 1930 में। वीडियो ऑफ कर दो बेटा, आप खाना खा रहे हो और मस्त ऐसा वीडियो ऑन करके खा रहे हो। यहाँ पे हम लोग भूखे हैं। हाँ, मैं तो एक्चुअली भूखा हूँ आज, तो कम से कम जलाओ मत ऐसे। फोर्थ क्वेश्चन, डेटा विच इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन, अपन बोलते हैं ना यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज यूजफुल ओनली, बराबर है क्या? अपन ने लॉजिकली बोलना चाहिए डेटा विच इज यूजफुल। अपन बोलते हैं दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन। व्हेन आई से इंफॉर्मेशन इट इज बाय डिफॉल्ट यूजफुल ओनली। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर sine qua non for all spheres of the economy. This term means what? What is the meaning of indispensable? वो नहीं पता सर। कंपल्सरी। indispensable को क्या बोलते हैं? कंपल्सरी। लिख लो उधर, indispensable is nothing but compulsory। आपके टेस्ट पेपर में लिखो। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो कंपल्सरी रहेंगे सभी स्पेयर्स में, इसलिए उसको बोलते हैं सिन क्वा नन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन लैंग्वेज इज रिलेटेड टू फूड डिस्टिंक्शन? ऑफ कोर्स इट इज वेज नॉन वेज, जिसमें ग्रीन डॉट या रेड डॉट होता है, बराबर है। बाकी हैंडल विथ केयर, फ्रेजाइल, दिस इज फॉर ग्लास आइटम्स वगैरह। दिस वे अप, जहां पे आपका कोई ऐसा सामान का लिफ्टिंग का तरीका रहेगा, तो दिस वे अप का एरो होता है। यस। मोनोप्सोनी मींस सिंगल बायर, बी इज द आंसर। यस, मोनोप्सोनी, मोनो मतलब सिंगल, पी सोनी मतलब बायर। अपन ये क्लास में डिस्कस किया था, आपको याद होगा तो। और ऐसे एमसीक्यू के लिए आपको सेपरेटली पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं होती होगी ना, बराबर ना। यस। 8th क्वेश्चन थोड़ा अलग था। आई एम मेकिंग अ लॉस बट विद द रेंट आई हैव टू पे। इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? मुझे लॉस इसलिए हो रहा है बिकॉज मेरा फिक्स कॉस्ट कवर नहीं हो रहा है। आप बात समझ में आई आपको? आई एम मेकिंग अ लॉस बट विद द रेंट आई हैव टू पे, इसका मतलब माई रेवेन्यू इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, बट आई एम नॉट एबल टू कवर अप फिक्स कॉस्ट। माई रेवेन्यू इज कवरिंग अप द वेरिएबल कॉस्ट, losses are due to fixed cost because rent is a fixed cost। आप समझा सेंटेंस? तो ये लोग बोल रहे हैं आई कांट अफोर्ड टू शट डाउन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मैंने प्रोडक्शन रुकाना नहीं चाहिए। तो ये इफ दिस एंटरप्रेन्योर इज अटेम्प्टिंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज लॉसेस, तो ये सही है क्या? ये सही है क्या? यस, ही इज करेक्ट, ही इज रैशनल, ही इज लॉजिकल, बिकॉज ही इज कवरिंग द वेरिएबल कॉस्ट। तो अपना गोल्डन रूल क्या बोलता है, अपना बिहेवियरल प्रिंसिपल क्या बोलता है? इफ टीआर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टीवीसी, मेनली ग्रेटर देन टीवीसी, देन डोंट स्टॉप द प्रोडक्शन, बराबर। इफ इट इज लेस देन टीवीसी देन स्टॉप द प्रोडक्शन। याद आया आपको? मतलब यू आर एबल टू कवर अप वेरिएबल कॉस्ट, यस, डोंट स्टॉप द प्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट किस पर, ये पूरा क्वेश्चन किस पर बेस्ड था? आपका बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 1 पर बेस्ड था। एटलीस्ट उतना तो क्लिक हो रहा है आपको अच्छे से? यस। विच इंडिकेटर कोइंसाइड और अकर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट? साइमल्टेनियसली बोल दिया मतलब क्या हो गया? साथ साथ में, तो क्या आंसर आना चाहिए? कॉन्करेंट आना चाहिए, करेक्ट। 10th क्वेश्चन, the 3 classes of organizations internal response that business can opt, क्या आंसर होगा? सी, एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्स, कॉम्पिटिटिव रेस्पॉन्स, कलेक्टिव रेस्पॉन्स। ये 3 टाइप के रेस्पॉन्सेस है। अब ये क्वेश्चंस जो आपको टेस्ट में दिख रहे हैं, ये बीसीके और इकोनॉमिक्स दोनों मिक्स है, बराबर है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया? बीसीके का क्वेश्चन है ये। याद आ रहा है आपको सब कुछ? हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम में अलग अलग आए, मैं अभी से आदत डाल रहा हूँ कि दोनों मिक्स्ड आ जाए, मतलब आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट। सेपरेट आ जाए तो बेस्ट ही है, मिक्स आ जाए तो पहले क्या होता है? सब्जेक्ट कौन सा,
फिर उसमें चैप्टर कौन सा, फिर सोचो मुझे आता है क्या, है ना। तो आई एम गिविंग यू द टफेस्ट लेवल, ऐसा बोल सकते हैं आप। At the time of Akbar, land reforms were introduced under the leadership of टोबरमल। ये अपन ने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देखा था, गवर्नमेंट पॉलिसीज की जब अपन ने बात की थी तब, याद आ रहा है क्या। कैरी फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम होना चाहिए, फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू नेक्स्ट विदाउट अफेक्टिंग डिलीवरी और पेमेंट इज कॉल्ड एज बदला ट्रांजैक्शन, और जो चार्जेस लगते हैं उसको बोलते हैं बदला चार्जेस। टोटल रेवेन्यू कर्व इज, टोटल रेवेन्यू कर्व अपन ने पढ़ा ही नहीं सर, टोटल रेवेन्यू कर्व अपन ने पढ़ा ही नहीं सर, पढ़ा था, याद है क्या आपको टोटल रेवेन्यू कर्व। यस यस सर, है ना। अरे टोटल रेवेन्यू कर्व उल्टा यू था, याद है आपको, उल्टा वाला यू था टोटल रेवेन्यू कर्व, डबल डेकर डायग्राम था एक, वहां पर पढ़ा था अपन ने। सो इट इज पॉजिटिवली स्लोप। अगर मैं नॉर्मल टोटल रेवेन्यू कर्व की बात करूं तो टीआर कंटिन्यूअसली क्यों बढ़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रहा है और प्राइस सेम है, ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा ऑफकोर्स आपको, तो टीआर कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जाएगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंगल फर्म एंड इंडस्ट्री वैनिशेस मतलब खत्म हो जाएगा, वैनिशेस मतलब स्टॉप हो जाएगा, वैनिशेस मतलब फिनिश ऑफ हो जाएगा। इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट कंडीशन, इन विच फॉर्म, मोनोपोली, बाय मोनोपोली, बिकॉज वहां पर फर्म ही एक है और वही इंडस्ट्री है, तो वहां पर कोई फर्म या इंडस्ट्री का डिस्टिंक्शन नहीं होता है। अंडरस्टूड। आइडेंटिफाई द ऑड वन इन द फॉलोइंग। बूम इज द ऑड वन बिकॉज डाउनस्विंग, रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इन तीनों में इकोनॉमी नीचे की तरफ आ रही है। बूम एक ही फेज है जहां पर इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऑड वन आउट ढूंढना था आपको, समझे कि नहीं बात। नेक्स्ट 16th वन, एबीसी कंपनी is aiming towards joint venture and partnership with the other firms to manage uncertainties, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, अनसर्टेनिटी दिख रही है आगे, तो इसलिए क्या कर दिया उन्होंने, साथ में आ गए। सो ऑब्वियसली ये एक एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पॉन्स का टू द एनवायरनमेंट। ये किस तरीके का रेस्पॉन्स है, ये है कलेक्टिव रेस्पॉन्स, बिकॉज ये इकट्ठा आकर साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बन गया कलेक्टिव रेस्पॉन्स का एग्जांपल। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट 17th वन, which one of the following countries is included in BRICS nation। अब यहां पर सभी स्टार्टिंग के जो अल्फाबेट्स है वो एस से है, तो अपने को पता होना चाहिए कि ये ब्रिक्स का एस किसके लिए होता है, तो ये होता है साउथ अफ्रीका के लिए। बाकी कंट्रीज का याद है क्या आपको, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, करेक्ट। तो जैसे ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया एस के लिए, वैसे बाकी भी आ सकता है आपको कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट 18th वन, आईपीओ इज रिलेटेड टू ए कंपनीज फर्स्ट इश्यू टू जनरल पब्लिक इज आईपीओ, विच इज लॉन्ग फॉर्म क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, इनिशियल, इनिशियल मतलब क्या हो गया, फर्स्ट, समझ गए। इसी को कौन सा मार्केट बुलाते हैं मालूम है आपको, प्राइमरी मार्केट। एक बार शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज पर तो उसको बुलाएंगे सेकेंडरी मार्केट, ओके। नेक्स्ट 19th वन, seller sells realizes 25,000 revenue after selling how many units, 15 units. He realizes 35,000 revenue after selling 25 units. तो what is the marginal revenue। अब बताइए मुझे मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एमआर का यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा टीआर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू आएगा, बराबर है क्या। तो चेंज इन रेवेन्यू कितने का है 10,000 एंड चेंज इन क्वांटिटी कितने का है 10, तो फिर आंसर कितना आएगा 1000। एवरीबॉडी, मोनोपोली इज अनडिजायरेबल ड्यू टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिजायरेबल, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, एक तो प्राइजेस कंपटीशन वाले फर्म से ज्यादा होते हैं, दूसरा प्रोडक्शन कभी भी कॉम्पिटिटिव फर्म से ये लोग कम करते हैं क्योंकि इनको कम क्वांटिटी सेल किया तो भी चलेगा मगर ज्यादा दाम पे सेल करना है। क्यों सेल करना है कम क्वांटिटी, क्योंकि उनको मालूम है
कि हम ही अकेले जो ये बेच रहे हैं, तो भले ही कंज्यूमर आज कम हमसे ले रहे, मगर फ्यूचर परचेज भी ये हमसे ही करेंगे, समझे कि नहीं। एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है मोनोपोली में। तो ऑब्वियसली ये तीनों भी चीजें इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, अनडिजायरेबल है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। आई बात समझ में। नेक्स्ट, which of the following is not an example of coincident indicator? Interest rate, because interest rate is a lagging indicator। मतलब इकोनॉमी में वो चीजें हो जाती है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है, तो इंटरेस्ट रेट क्या बन गया, लैगिंग इंडिकेटर। और बाकी चीजें जो है वो क्या है, कोइंसिडेंट है, मतलब जो फेज चल रहा है उसके साथ ही अपना जीडीपी चेंज होता है, उसके साथ ही आपका फाइनेंशियल मार्केट में चेंजेस आते हैं, उसी के साथ आपके इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस चेंज होते हैं, मगर वो फेज जाने के बाद इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं। करेक्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंजिंग का अथॉरिटी किसके पास है, आरबीआई के पास है। तो आरबीआई सिचुएशन होने के बाद इंटरेस्ट रेट चेंज करेगा ना। आजकल आप देख रहे हो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ा रहा है, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन आ चुका है। जब इकोनॉमी में सिचुएशन चेंज हो रही थी तो उसके साथ ही किस में चेंजेस आए, इन्फ्लेशन में, उसके बाद आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में चेंज किया। तो बताओ इंटरेस्ट रेट क्या बन गया, लैगिंग, मगर इन्फ्लेशन क्या बन गया, कोइंसिडेंट। आया एग्जांपल समझ में। In relation to popular cold drink, that is Pepsi, which one of the following is not internal factor, not internal? हेल्थ अवेयरनेस, क्योंकि ये कंपनी के हाथ में की चीज नहीं है, मगर कंपनी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बोलते हैं, या कंपनी के जो भी स्कीम्स या प्रमोशंस आते हैं, या कंपनी का जो भी पैकेजिंग है, ये सब कंपनी के हाथ में है कि एनवायरमेंट के हाथ में, कंपनी के हाथ में है, तो वो सब बन गए इंटरनल। समझ गए। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन को सेम ऑप्शंस के साथ में ऐसा भी पूछ सकता हो ना, फाइंड द ऑड वन आउट। समझे कि नहीं, सेम क्वेश्चन है, सॉरी सेम ऑप्शन है, क्वेश्चन चेंज है, फाइंड द ऑड वन आउट। अब इसमें तीन चीजें आएगी, इंटरनल, एक चीज आ जाएगी एक्सटर्नल, तो वो एक जो एक्सटर्नल है वो बन जाएगा ऑड वन आउट। समझे क्या। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इसके ऊपर अपन डिटेल में अभी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट किसका पार्ट होता है, फिस्कल पॉलिसी का होता है। इकोनॉमी के दो पिलर्स बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन गवर्न करेगा, आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट गवर्न करेगा। फिस्कल पॉलिसी में मेनली क्या होता है, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। समझे, फिस्कल पॉलिसी में तो चाहिए तो इधर लिख दो आप, दो पार्ट, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की या एक्सपेंडिचर की, टैक्सेशन को किस में डालोगे आप, पब्लिक रेवेन्यू या पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इसमें आता है टैक्स। ठीक है, इसके बारे में आज आपको ज्यादा इंसाइट मिलेगा। नेक्स्ट, 24th, a stock that provides constant dividends, stable earning even in the period of economic downtrend is nothing but defensive stock। कौन सा स्टॉक होता है ये, जो हार्ड टाइम में भी आपको डिविडेंड उतना ही देगा जितना पहले देता था। इससे क्या होगा, आपकी नजरों में कंपनी का इमेज स्टेबल बन गया, तो इससे कंपनी का प्राइस बढ़ेगा ना। जस्ट इमेजिन कोरोना टाइम्स में डिविडेंड भी सेम दिया गया जितना बिफोर कोरोना दिया गया था, तो आपको नहीं लगता कि आपको कंपनी का इमेज स्टेबल लगेगा। और आप क्या सोचोगे, अरे यार पहली बार भी 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया, कोरोना टाइम्स में भी 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया, इसका मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, स्टेबल है, तो कंपनी पे भरोसा किया जा सकता है। तो उस कंपनी के आप शेयर्स क्या करोगे, बेच दोगे या और खरीदोगे, और खरीदोगे। तो ऑब्वियसली जब आप और खरीदोगे तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ डिफेंसिव स्टॉक। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज यूनिटरी इलास्टिक, तो उस केस में क्या होता है, एमआर इज इक्वल टू 0 होता है। आपको ये डायग्राम याद है, ड्रॉ तो करने दो। ये एमआर नेगेटिव ही आएगा, बराबर।
इसी के नीचे एक डबल डेकर डायग्राम था, याद है क्या आपको? यहाँ पर AR कर्व था, याद है? और ये AR कर्व को अगर मैं यहाँ से टचिंग बोथ द एक्सेस रख दूं लगभग, तो MR इज इक्वल टू जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे AR का ये मिड पॉइंट होता है, तो ये AR इज इक्वल टू D होता है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी वैल्यू इज इक्वल टू 1 होता है, इसके ऊपर ग्रेटर देन 1 होता है, इसके नीचे लेस देन 1 होता है। याद आया? हाँ, फॉर्मूला क्यों करेंगे जब डायग्राम है, कंसेप्ट है तो। फॉर्मूला आई रियली अवॉइड बिकॉज मैथ्स के दुश्मन हो। तो मैथ्स का अगर यूज नहीं भी करूँ, मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँ तो ये लॉजिक है। और आपको MR का फॉर्मूला यूज करना है तो MR इज इक्वल टू AR इंटू E माइनस 1 अपॉन E। ये फॉर्मूला भी यूज करोगे तो आपका आंसर आएगा, बट ये लॉजिक अगर यूज कर लोगे तो इजीली समझ जाएगा आपको। और इसी के नीचे डबल टिकर डायग्राम में यहाँ पर TR का होता है, याद होगा तो आपको, याद है? ये TR हाईएस्ट यहाँ गया था जहाँ पे MR 0 था। कुछ याद आ रहा है? ऐसा डायग्राम अपन ने देखा था। यस, इधर E ग्रेटर देन 1, इधर E लेस देन 1। तो एग्जैक्टली टॉप ऑफ द TR कर्व E is equal to 1. When TR is maximum, what is the value of elasticity? Is equal to 1. ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। Natural monopoly arises when? Natural monopoly arises when there is very large economy of scale. There are very large economies of scale मतलब आपके पास कुछ natural resources के abundant quantity है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया के पास एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा है, अब आप बताओ इसका मतलब एल्यूमिनियम इंडिया में सस्ता मिलता है, इसका मतलब एरोप्लेन इंडिया में सबसे सस्ते बनेंगे, तो एरोप्लेन का मोनोपोली हो जाएगा इंडिया के पास। समझा एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल था अनरियलिस्टिक, ठीक है, ऐसे ही बोला हुआ एग्जाम्पल था, बट समझा क्या? अबेंडेंट ऑफ रिसोर्स से क्या होता है, वो रिसोर्स अपने पास सबसे सस्ता मिलता है, जिसको हम इकोनॉमी ऑफ स्केल बोल रहे हैं इधर, और उससे हमारा मोनोपोली अराइज हो जाता है। तो ये कहाँ कवर किया था सर अपन ने सिलेबस में? व्हेन मोनोपोली अराइजेस, यहाँ कवर किया था अपन ने इसको। मोनोपोली अराइजेस ड्यू टू वेरियस रीजन, वन ऑफ द रीजन इज वेरी लार्ज इकोनॉमी ऑफ स्केल। 27th, businesses that are more vulnerable to changes in the business cycle, मतलब बिजनेस साइकिल बदला कि तुरंत उन बिजनेसेस में चेंजेस आते हैं, तो ऐसे बिजनेसेस को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिकल बिजनेस। बिजनेस साइकिल के साथ इनमें बदलाव आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डाउनफॉल है तो फाइनेंशियल मार्केट झटक से चेंज हो जाएगा, तो फाइनेंशियल मार्केट का नेचर क्या बन गया? साइक्लिकल। उधर डाउन ट्रेंड, फाइनेंशियल मार्केट डाउन में आ गया, उधर अप ट्रेंड, फाइनेंशियल मार्केट में अप ट्रेंड आ गया। बिजनेसेस चल मतलब आपके बिजनेस में डिमांड कम हो गया, तो तुरंत आप नए प्रोजेक्ट्स को खत्म कर देते हो, क्लोज कर देते हो, उसको लेते हो क्या? नए प्रोजेक्ट्स को नहीं लेते हो, बराबर ना? समझे क्या एवरीवन? सर प्लीज हैव अ सीट। 5-10 मिनट सर। तो समझे, बिजनेस साइकिल में चेंज आया और आपके बिजनेस में तुरंत चेंज आया, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिकल बिजनेस। समझे? नेक्स्ट 28, which of the following is not basic goal of environmental analysis? बेसिक गोल नहीं है एनवायरमेंटल एनालिसिस का, वो क्या है? ये डी, प्रोवाइड इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल स्ट्रेंथ कंपनी के पास ऑलरेडी होती है, बराबर है क्या? एनवायरमेंट एनालिसिस की वजह से बाकी 3 चीजें होती है, बेसिक गोल उनके बाकी 3 है मगर ये नहीं है। अंडरस्टूड? The conducive policy towards the development of MSME is an example of which policy? Facilitating policy. But what is the meaning of this conducive policy? Friendly policy. Business friendly policy जो होते हैं इसको बोलते हैं conducive policy, जो अपने एसेंशियल होते हैं बिजनेस के लिए। तो ऑब्वियसली ये पॉलिसीज जब गवर्नमेंट ला रहा है तो आपके बिजनेस को वो क्या करना चाहता है? फैसिलिटेट करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है, करेक्ट, ग्रो करने में। 30, dash is the measurement of relationship between stock price of any particular stock and the movement of whole market. बीटा। समझे क्या बेटा? ये था बीसीके का लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन, टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर से। तो अब फ्लैश कार्ड्स खेल रहे होंगे तो ये समझा होगा आपको
खेल रहे नहीं हो, पढ़ रहे, खेलने के लिए दिया रे, पढ़कर खेलो उसको। नाउ if AR value is 5, elasticity of demand is 2, what is MR? तो उसके लिए आपको अभी जो डिस्कस किया था ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। MR का फॉर्मूला बोलो, AR इंटू E माइनस 1 अपॉन E। ये फॉर्मूला यूज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले के अनुसार 5 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ब्रैकेट का आंसर 0.5 आता है। 0.5 इंटू 5 करेंगे तो आंसर 2.5 आता है। तो इससे ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझे? 32, when monopolist divides the consumers into separate submarket and charges different prices from different submarket, this is third degree। फर्स्ट एंड सेकंड याद है आपको? फर्स्ट क्या था? टेकिंग अवे एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। सेकंड क्या था? पार्शियल कंज्यूमर सरप्लस ले जाना। थर्ड क्या था? नॉट रिलेटेड टू कंज्यूमर सरप्लस लाइक दिस। प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना इज थर्ड, बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स लाइक कौन से लोकेलिटी में आप बेच रहे हो, कौन से कैटेगरी के कस्टमर को आप बेच रहे हो, कितना उसका नीड अर्जेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पर आप अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हो अलग अलग लोगों से। तो इसे बोलते हैं थर्ड डिग्री। 33, an economic variable that moves in opposite direction, बोलो क्या होगा फिर वो? काउंटर साइक्लिकल होगा, बराबर कि नहीं? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ साइकिल विल बी काउंटर साइक्लिकल। नीति आयोग रिप्लेस्ड, किसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया था? प्लानिंग कमीशन को, बराबर है। 75 basis point is equal to 0.75% because 100 basis point is equal to 1%। ये बेसिक रूल याद रखो आप, ठीक है? If the price of commodity is fixed, मतलब AR is constant, बराबर है कि नहीं? एवरेज रेवेन्यू को चेंज कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं। प्राइस को चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं। ये फिक्स्ड है, AR and P both are fixed। Then with every increase in quantity sold, the total revenue will dash, obviously increase होगा ना। क्यों सर? 5 रुपीज के दाम में 100 क्वांटिटी बेचा, अब 200 क्वांटिटी बेचा, तो ऑब्वियसली ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा ना फिर। तो फिर इंक्रीज तो आएगा, तो इंक्रीज 1, 2 और 3 जगह है। इसका मतलब डी आंसर तो नहीं है, बराबर। एंड आगे क्या बोला? मार्जिनल रेवेन्यू विल डैश, क्या होना चाहिए? मार्जिनल रेवेन्यू विल अनचेंज, रिमेन अनचेंज। क्यों मार्जिनल रेवेन्यू अनचेंज होगा? क्योंकि भाई मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है TR ऑफ n माइनस TR ऑफ n माइनस 1, बराबर। अब मुझे बोलो, लास्ट यूनिट भी 5 रुपए में बेचा था, ये यूनिट भी 5 में ही बेचा है। फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स 5 में बेचे, कितना रेवेन्यू हो गया? टोटल रेवेन्यू 500। अब 101वां यूनिट भी हमने 5 में ही बेचा है, ये कितना हो गया? 505। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 ही है ना, समझा कि नहीं? तो मार्जिनल रेवेन्यू विल रिमेन कांस्टेंट। आप 102 के लिए भी ये कैलकुलेट करोगे, 103 के लिए भी करोगे, तो भी मार्जिनल रेवेन्यू हर बार कितना आएगा? 5 रुपीज ही आएगा, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है। ऐसा कौन से मार्केट में होता था याद है? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में यही तो होता था, याद आया? इसलिए तो AR इज इक्वल टू P इज इक्वल टू D इज इक्वल टू MR बोलते थे अपन लोग। अब याद आ रहा है क्या? 37th, which among the following is not an objective of price discrimination? Not an objective of price discrimination। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है वो। टू होल्ड एक्स्ट्रा स्टॉक। इनफैक्ट हमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ज्यादा स्टॉक बेचना है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करनी है, क्योंकि मेरे पास 2 मार्केट है। मुझे मालूम है कि एक मार्केट में मैंने प्राइस बढ़ाया तो वहां का डिमांड कंटिन्यूसली फॉल हो जाएगा, तो बेटर है कि उधर मैं कम दाम में रखूं। और दूसरा मार्केट जहां मैं प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी क्वांटिटी चेंज ज्यादा नहीं होगा, वहां पर मैं ज्यादा प्राइस रखूं और बेचूं। मतलब व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू सेल मोर। याद होगा तो आपको, फॉरेन मार्केट टैप करने के लिए भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता था। डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा प्राइस चार्ज करो, फॉरेन मार्केट में आपका डिमांड वैसे भी नहीं है क्योंकि ब्रांड नहीं है, तो कोई बात नहीं, उधर सस्ते में बेचो, कम से कम आपकी फैक्ट्री का कैपेसिटी पूरा यूज होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
और उससे क्या होगा, फॉरेन मार्केट है वैसे भी हो जिसका इंडियन मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, तो वहां हम कम दाम में भी बेचे तो चलेगा। चाइना क्या करता है, यही तो करता है, इसको इसी को तो डंपिंग बोलते हैं, बराबर है कि नहीं। उस मार्केट में कम दाम रखो जिस मार्केट में आपको लगता है कि प्राइस हिल सकते, प्राइस बढ़ाने से डिमांड हिलेगा, मगर उस मार्केट में ज्यादा प्राइस चार्ज करो जहां पर प्राइस बढ़ाने से डिमांड नहीं हिलेगा। इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू सेल मोर क्वांटिटी। Repercussion of business cycle gets simultaneously felt on all economic variables। तो इस इकोनॉमिक वेरिएबल में क्या क्या आता है, ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल बोल रहे हैं अगर अपन लोग, तो ऑब्वियसली उसमें ये सब चीजें आएगी। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, कंजम्पशन चेंज होगा, आउटपुट चेंज होगा, यस और नो। जनरली अपन लोग अपनी क्लास में डिस्कस करते वक्त आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन की बात की है, मगर ये एमसीक्यू के पैटर्न को देखकर आपको लगता नहीं है कि ए और बी दोनों का कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, इसलिए अपने को क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब कभी कभी अपने को एमसीक्यू देखकर, ऑप्शंस देखकर भी आंसर चेंज करना पड़ता है, समझे। हर बार अपन ने क्या बात किया था, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, ऐसी बात की थी, बराबर। मगर यहां पर देखा जाए तो ए एंड बी दोनों का मिक्सचर है, तो सी में ऐसा लिखा नहीं है ए एंड बी, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव सिलेक्ट करना पड़ेगा। गॉट इट। यहां पे क्या बोल रहे, बिजनेस साइकिल का रिपरकेशन कब होगा बोल रहे क्या, तो फिर रिपरकेशन सब जगह फैलेगा, कुछ जगह जल्दी फैलेगा, कुछ जगह लेट फैलेगा। हाँ, साइमल्टेनियसली मतलब क्या हुआ, सब जगह एट ए टाइम होगा, तो इंटरेस्ट रेट भी जब चेंज होगा तो सब जगह एट ए टाइम होगा ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई डाउनफॉल है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, यूएस में डाउनफॉल है, इन्फ्लेशन उधर भी है, इंडिया में है, यस, तो इंटरेस्ट रेट उधर बढ़ रहे हैं, फेडरल रेट के रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहे, तो यहाँ पर भी तो चेंज हो रहे ना, भले ही वो कुछ टाइम बाद उधर हुआ मगर साइमल्टेनियसली इधर हुआ ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग। जब जब फेड का रेट चेंज होता है आरबीआई अपना मीटिंग लेता है, इसका मतलब क्या हुआ, उधर भी चेंज तो इधर भी चेंज। In case of Maruti Suzuki, Union government surrendered partial ownership and sold majority stake to Suzuki। Of course ये क्या बन गया, किसका एग्जाम्पल है ये, इसकी एग्जाम्पल है डाइवेस्टमेंट का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवेस्टमेंट, रिमूविंग, सेलिंग ऑफ योर पार्शियल ओनरशिप एंड मेजॉरिटी स्टेक बेचकर गवर्नमेंट क्या करता है, उस बिजनेस से बाहर निकलकर अपना पैसा फ्री करता है। यहाँ पर डाइवेस्टमेंट में और डिसइन्वेस्टमेंट में डिफरेंस बताओ मुझे, यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट है ही नहीं वैसे तो, बट डाइवेस्टमेंट क्यों चूज किया आपने, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक, समझा, इसलिए डाइवेस्टमेंट आता है पिक्चर में। 40 dash is the strategy which involves setting up low prices in order to discourage new entrants। प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग कौन फॉलो करता है रियल में, रिलायंस करता है ना, प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग। व्हाट इज प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग, कंपटीशन में इतना प्राइस कम कर दो कि पहले कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर दो फिर मोनोपोली क्रिएट कर लो, बराबर। अमेज़न भी तो वही कर रहा है ना। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। व्हाट इज दैट, एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट। भाई परफेक्ट कंपटीशन में तू क्या मार्केटिंग करेगा, सबके पास होमोजेनियस प्रोडक्ट्स है, देयर इज नो नीड ऑफ मार्केटिंग इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। रेलवे चार्जेस कंपैरेटिवली चीपर फेयर्स फ्रॉम सीनियर सिटीजन, ये क्या बन गया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर बेस्ड ऑन डिफरेंट एट्रीब्यूट। यहाँ का एट्रीब्यूट क्या है, एज, तो ये भी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। एंड रेलवे एनीवेज मोनोपोली है, एटलीस्ट अब तक तो है गवर्नमेंट का, बाद में प्राइवेटाइजेशन होने के कगार पे अभी। 43 इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल इज फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, क्योंकि बाकी तीन चीजें जो है वो फर्म के कंट्रोल के बाहर है, मगर इफेक्टिव डिमांड जो है वो इंटरनल कॉज है। एवरीवन। 44 एक्सप्लॉइटिंग कंपैरेटिवली स्मॉल मार्केट सेगमेंट, क्या बोलते हैं इसको, निश मार्केटिंग। व्हाट इज निश, स्मॉल एरिया, फोकसिंग ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया, उसको बोलते हैं निश।
तो उन्हीं पर फोकस करके उन्हीं को एक्सप्लॉइट करना है, मतलब पूरा मार्केट उधर से लेना है, इसको बोलते हैं निश मार्केटिंग. कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशंस आर फुलफिल्ड टू सम एक्सटेंट इन केस ऑफ ऑल ऑफ द अबव. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में तो होता ही है, ये अपन ने क्लास में बोला ही था. बट प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड वगैरह, इनका प्राइसेस फिक्स होता है, इनका प्रोडक्ट भी होमोजेनस होता है. प्योर गोल्ड 99.99 वॉटेवर, या 24 कैरेट, 22 कैरेट वॉटेवर, इसका मतलब क्या हुआ, होमोजेनस प्रोडक्ट्स है, प्राइस भी सेम है. एंड एज फार एज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर कंसर्न, इनका तो प्राइस ऑब्वियसली सब जगह सेम ही है. तो ये क्या बन गए, सिमिलर टू परफेक्ट कंपटीशन. नॉन प्राइस कंपटीशन इज वेरी पॉपुलर इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. नॉन प्राइस कंपटीशन मींस कंपटीशन का बेस प्राइस है ही नहीं, तो क्या बेस है फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का बेस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. याद आया, तो इसलिए इसका आंसर आता है बी. अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल अकर्स ऑन द ऑनसेट ऑफ इनोवेशन. कंप्यूटर, सॉरी, आंसर की में भी यही हो गया मेरे से. इसका आंसर आएगा कंप्यूटर, बिकॉज मैंने क्या बोला था आपको, सिलेबस में इनोवेशन आया मतलब कंप्यूटर है, बराबर. तो इसलिए इसका आंसर आएगा डी. एवरीवन, आंसर की में सिर्फ ये आंसर था ना जो आपको आंसर की में अलग दिया गया था, तो बी केयरफुल, चेंज योर आंसर की ऑल्सो फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन व्हेन द फर्म इज अ प्राइस टेकर, ऑफ कोर्स बोलने की जरूरत ही नहीं है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन बोला है, दैट which curve among the following will be a straight line, marginal revenue curve. अभी अपन ने बात किया था P is equal to AR is equal to MR is equal to D, बराबर. तो इनमें से अब ये चार में से सिर्फ एक ही आइटम लिखा है मार्जिनल रेवेन्यू इधर, बाकी सब तो कुछ और ही लिखा है, बराबर. बट हड़बड़ी में जब आपको ऐसे पेपर खत्म करने की गड़बड़ होती है और यहाँ से बाहर जाने की गड़बड़ होती है, तो ऐसे आंसर भी आप गलत सॉल्व करते हो. ऑनेस्टली बोलो, कितने लोगों का ये आंसर गलत गया? ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट. मैंने आपके मार्क्स देखे हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन. ये आंसर कितने लोगों ने गलत सॉल्व किया? सॉल्व ही नहीं किया. वेरी गुड. दुर्घटना से देर भली है ना. 49th, when the products are sold through centralized body, तो क्या बोलते हैं इसको, सिंडिकेटेड ओलिगोपोली. अपन एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजोन का लिया था. सेंट्रलाइज्ड बॉडी से डिफरेंट सेलर्स सेल कर रहे हैं, इनके बीच में कोलिजिव होना जरूरी है क्या ओलिगोपोली? इज, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सिंडिकेटेड ओलिगोपोलीज आर ऑलवेज कोलिजिव इन नेचर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स ऑफ कोर्स. क्यों? क्योंकि सिंडिकेटेड ओलिगोपोली का सिर्फ एक ही कंडीशन है, सेंट्रलाइज्ड बॉडी से बेचना, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी नहीं है, याद रखो. ठीक है. लास्ट फाइनल, वेरी इजी, एंडोजिनस फैक्टर्स रेफर्स टू इंटरनल फैक्टर्स. यही अगर एक्सोजिनस होता तो एक्सटर्नल आ जाता. ठीक है. आई एम वेरी श्योर ये जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पेपर मैंने सेट किया था, ये थोड़ा सा इजी कैटेगरी था. सो अब जो आएगा 100% वो थोड़ा सा हार्ड, उसका अगला 100% और भी हार्ड, लास्ट वाला वापस से मीडियम पर आ जाएगा. ओके. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर ऑल्सो.